हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डिफेंस। और मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ फॉल ऑफ सीरिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ असाद। ये कुछ समय पहले मैं वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने सीरियन क्राइसिस के बारे में बताया था आपको डिटेल में कि सीरियन क्राइसिस में कैसे एफएसए, जिसका अब नया नाम एचटीएस हो चुका है, उन्होंने कैसे टर्किश गवर्नमेंट की हेल्प से आगे इन्वेजन स्टार्ट किया और एलेप्पो जो शहर है उस पे कब्जा किया। जो मैं वीडियो लेके आया था उसमें से अलेप्पो शहर तक ही कब्जा हुआ था, पर इतनी तेजी से सिनेरियो चेंज हुए कि अब सीरिया की गवर्नमेंट गिर चुकी है। बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है उनको वहां से भागना पड़ा और पूरा का पूरा सीरिया रेबल्स के हाथ में, एचटीएस के हाथ में जा चुका है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इवेंट बहुत जल्दी हुए हैं। तो आपके सामने ये वही मैप है जो मैंने पहले दिखाया था आपको अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें ये अलेप्पो शहर है जो कि 1 दिसंबर 2024 को ये फॉल कर गया था। अलेप्पो शहर चालू हुए थे इडलिब से, आ गया अलेप्पो शहर पे और उसके बाद तेजी से ये पूरा रीजन कब्जा कर लिया था रेबल्स ने। पर ये जो रेड रीजन है, रेड जोन कितना बड़ा, ये पूरे रेड जोन में गवर्नमेंट का ही कब्जा था। बशर अल असद की गवर्नमेंट का ही पूरा कब्जा था इस रेड जोन में। और ये जो येलो जोन है, यहाँ पे कुर्दिश स्टेट का कब्जा था। और ये जो बफर है ब्लू कलर का, ये टर्की ने बनाया था बफर आज से 2 साल पहले। तो नॉर्मली हमको लग रहा था कि अब शायद यहाँ पे सीरियन जो फोर्सेस है वो रेबल्स को रोक पाएंगी, क्योंकि ये तो रेबल्स है, इनके पास क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। पर जैसे समय बीतता गया पता चला कि जो रेबल्स है उनको बहुत ही हैवी बैकिंग है टर्की की। और टर्की को बैक करा था यूएसए, जिन्होंने वेपन सप्लाई किए, यहाँ तक कि ट्रेनिंग दी हमको। यहाँ पे यूक्रेनियन ट्रूप्स भी दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो रेबल का ग्रुप था वो काफी अलग अलग देशों से मिलकर बना था। यहाँ पे चाइना के जो वीगर मुस्लिम का ग्रुप है वो भी दिखाई दिया, रशिया के चेचन्स भी मिले यहाँ पे। तो बहुत ही अलग अलग एथनिसिटी से आए हुए फोर्सेस जो थी वो आई यहाँ पे, अटैक किया और ये जो एरिया है ये फॉल कर गया। और उसके बाद इस एरिया को फॉल करने के बाद हमको लगा था रोक पाएंगे, पर वो आगे ही बढ़ते गए। वो ऐसे नीचे की तरफ आए, पहले ये शहर गिरा, फिर इस शहर को घेर के रखा। यहाँ से भी एक वेक्टर आया और एक वेक्टर नीचे से आया। जो नीचे से वेक्टर आया था वो उसको जॉर्डन ने सपोर्ट किया होगा उनको। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से हुई और बहुत तेज़ी से ये पूरा का पूरा जो एरिया है फेल कर गया और गवर्नमेंट को भागना पड़ा। ये जो मैप है ये करंट सिचुएशन बता रहा है। आज तारीख है 8 दिसंबर 2024, संडे का दिन है। और संडे के दिन ये जो डेमेस्कस सिटी है यहाँ पे ये फॉल कर चुका है। जो गवर्नमेंट है वो भाग चुकी है यहाँ से। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये पूरा पूरा इतना बड़ा जो रीजन जहाँ पे मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा जा चुका है रेबल्स के हाथ में। और अभी गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ छोटा सा ये रेड जोन बचा हुआ है। और ये जो रेड जोन बचा हुआ है यहीं पे लताकिया रीजन है जहाँ पे रशिया का एयरबेस है। और ये रशिया का एयरबेस है यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे रशिया का नेवल बेस है। तो रशिया बहुत ही जल्द इस इलाके को छोड़ देगा। चांसेस यही है। जो न्यूज़ आ रही थी कि उनके IL-76 जो एयरक्राफ्ट है, IL-76 जो उनके एयरक्राफ्ट है ये कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो मे बी वो ट्रूप्स को लेके जा रहे होंगे। और एक चांसेस, छोटा सा चांसेस है कि रशिया हो सकता है कि यहाँ पे अब जो भी गवर्नमेंट बने, जो भी गवर्नमेंट, जो भी ग्रुप पावर में आए, हो सकता है कि उनसे बात करके शायद इस एरिया को होल्ड करे। पर संभावना बहुत कम है, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट गिर चुकी है बहुत तेजी से। ये हर डायरेक्शन से आया, इधर से भी आए, इधर से भी ग्रुप आया, ऊपर से भी आया। और सीरियन की जो आर्मी थी उन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया, वो सिर्फ ग्राउंड छोड़ के भागते रहे। आपके सामने लाइव यूए मैप ये दिख रहा है। ग्रीन रीजन, ये ग्रीन रीजन पूरा का पूरा रेबल्स का है। येलो रीजन दिख रहा है आपको, ये कुर्दिस्तान है। और हम लेफ्ट में आएंगे अगर, तो ये जो रेड जोन दिख रहा है आपको, ये लताकिया में रशिया का एयरबेस है। और वहीं नीचे आएंगे तो रशिया का नेवल बेस है। अब हो सकता है कि रशिया इसको आगे भी होल्ड करे, पर ये डिपेंड करता है नेगोशिएशन पे, कि नेगोशिएट करे, कोई डील बनाए और इसको होल्ड करे, या फिर एस्केप, या फिर जाना पड़ेगा रशिया को। नीचे आते हैं, ये ब्लू रीजन, ये गोलन हाइट्स है जिसको इसराइल ने कब्जा किया था। और अब इसराइल इस पूरे एरिया पे दोबारा बॉम्बिंग कर रहा है, क्योंकि अब रशिया सपोर्ट करने के लिए नहीं है।
तो ये आपके सामने है। पूरे आज की बात है, इसराइल ने स्टार्ट कर दिया बॉम्बिंग करना। इसराइल का प्लान है एक्सपैंड करके ग्रेटर इसराइल बनाना, इस पूरे एरिया को एक्सपैंड करना। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अब ये है न्यूज़ गार्जियन की, उसमें भी सेम बात कि बशर अल असद रिपोर्टेड टू हैव फ्लेड और सीरियन रेबल से दे हैव कैप्चर्ड डमास्कस। वहीं बीबीसी ने तो लिखा भी है, इन मैनी इंस्टेंसेस इट इज रिपोर्टेड दैट सीरियन मिलिट्री आइदर लेफ्ट देयर पोस्ट और डिफेक्टेड टू द ऑपोजिशन। मतलब मल्टीपल टाइम देखा गया कि सीरियन फोर्सेस या तो भाग गई या तो जो रेबल्स थी उनमें ज्वाइन कर गई। तो पूरी की पूरी मिलिट्री, सीरिया के पास 1.5 लाख की मिलिट्री थी। अब 1.5 लाख की मिलिट्री लड़ी ही नहीं, भागी है। वरना इतने जल्दी, इतने तेजी, मतलब 2 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा एरिया गिर गया। तो ये शॉकिंग था सबके लिए देखना कि ऐसे इतना बड़ा इलाका 2 हफ्ते में कब्जा कोई कैसे कर सकता है। और सिंपल, आपकी सेना लड़ेगी ही नहीं, आपकी मिलिट्री लड़ेगी ही नहीं और भाग जाएगी, तो ऐसा ही होगा। ये लो मोराल को भी दर्शाता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन भी था मिलिट्री लीडरशिप में, जनरल्स में, क्योंकि देखा गया कि जब वॉर स्टार्ट हुई तो अलेप्पो, वॉर स्टार्ट होने से जस्ट पहले अलेप्पो शहर जो कि नॉर्थ में था, वहां से कई सारे एलिट यूनिट्स को भेजा गया साउथ में, डेजर्ट रीजन में। तो हाई देयर इज अ चांस ऑफ करप्शन। उसी तरह यही अल जजीरा का एक आर्टिकल है, वही बता रहा है कि अल असद जो था उसको ओवरथ्रो कर दिया गया है। और ये थे सीरिया के राष्ट्रपति, डिक्टेटर बोल सकते हैं इनको, बहुत सालों से बैठे हुए थे, बशर अल असद। ये जा चुके हैं। सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद flew out of Damascus for an unknown destination on Sunday, as rebels said they had infiltrated the capital with no sign of army deployments. Syrian army units abandoned their position on the outskirts of Damascus on Saturday night, fleeing the advance of rebel forces. The military said it was reinforcing defensive lines around the capital, which appeared to have collapsed. तो यह है बशर अल असद, जा चुके हैं छोड़ के। इनको सपोर्ट मिला हुआ था रशिया का, व्लादिमीर पुतिन का। तो सपोर्ट की वजह से ये 2011 से बचे हुए थे। 2011 में अरब स्प्रिंग हुई थी, चांसेस था कि अरब स्प्रिंग में ही इनकी सरकार गिर जाती, इनको भागना पड़ता। पर व्लादिमीर पुतिन ने आके बचाया था इनको, ईरान ने आके बचाया था इनको। पर अभी बचा नहीं पाए, क्यों? रशिया ने तो बॉम्बिंग बराबर करी, रशिया ने पूरे सीरिया में दोबारा बॉम्बिंग करी। पर बॉम्बिंग के साथ साथ ग्राउंड पे कोई फोर्सेस को होल्ड तो करना पड़ेगा ना। इनकी फोर्सेस ये रशिया पे इतना डिपेंडेंट हो गए कि हर काम रशिया ही करेगा। तो क्या हुआ कि जब हमला हुआ तो रशिया ने तो बॉम्बिंग करी, पर इनकी फोर्सेस ने ग्राउंड पे होल्ड ही नहीं किया। और बिना ग्राउंड होल्ड करे लड़ाई नहीं जी सकता कोई भी। तो यही हुआ, इनको हारना पड़ा। शायद ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए, तो इन्होंने अपनी फोर्स पे ध्यान ही नहीं दिया कि इनकी फोर्सेस इनका बात मान रही है कि नहीं मान रही। हो सकता है कि कई जनरल्स बिके हो, हाई पॉसिबिलिटी कि पहले से ही उनको टर्किश या अमेरिकन ने परचेज कर लिया हो जनरल्स को। तो जनरल्स ने सेना को ऑर्डर ही नहीं दिया, एलिट यूनिट्स को कहीं और भेज दिया और इनको जाना पड़ा। अब जब जाना ही था तो 2011 में चले जाते स्टार्टिंग में, तो इतनी तबाही नहीं होती। क्या हुआ? ये रुके तो रहे, लड़ाई बहुत चली, बॉम्बिंग बहुत हुई, सबने बॉम्बिंग करी, रशियंस ने भी करी, अमेरिकन ने भी करी, इसराइलीज ने भी करी, टर्किश के लोगों ने भी नहीं करी बॉम्बिंग, सबने बॉम्बिंग करी। क्या हुआ? 4.5 लाख से लेके 6 लाख तक एस्टिमेट डेथ्स बताई जाती है। 20 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। 60 लैक्स, 6 मिलियन लोग अंदर ही अंदर डिस्प्लेस हुए। और लगभग लगभग 50 लाख लोग को देश छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। तो काफी बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ है। अगर हम इंटरनली और एक्सटर्नली काउंट करें तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और लगभग लगभग 20 लाख लोग घायल हुए हैं और 5 से 6 लाख लोग मारे जा चुके हैं। तो वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर। अभी भी खत्म होगा नहीं होगा पता नहीं, लड़ाई कितने आगे जाएगी। अब बात करते हैं फ्यूचर की, क्या सीरिया का फ्यूचर क्या होगा। हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। पर जो दिख रहा है अभी साफ साफ कि रशिया जो है वेकेट कर देगा अपना मिलिट्री बेस लताकिया का, छोड़ के जा सकता है। बहुत कम चांसेस है
कि कोई नेगोशिएशन हो जाए, कोई डील हो जाए, करंट गवर्नमेंट जो नहीं आई है, ताकि ये होल्ड करे। पर चांसेस बहुत कम है। 90% चांस यही है कि रशिया लताकिया का जो रीजन है, जो मिलिट्री बेस छोड़ के जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि एचएसटी अभी तो सपोर्ट करे टर्की को, क्या पता आगे भी कंटिन्यू करे कि टर्की को ही उनकी बात माने, उनको ही सपोर्ट करे। पर अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक्शन ले सकते हैं कुर्दिश के खिलाफ, क्योंकि टर्की बिल्कुल ही पसंद नहीं करता कुर्दिश को। तो हो सकता है टर्की इनको यूज करे एचएसटी के खिलाफ, जिसके वजह से टर्की और यूएसए की टेंशन बढ़े, क्योंकि यूएसए सपोर्ट करेगा कुर्दिश को और टर्की सपोर्ट करेगा एचएसटी को। अच्छा, हो सकता है कि इसी एचएसटी में से, जो कि ये फ्री सीरियन आर्मी का एफएसए का नया नाम है, तो हो सकता है कि इस एचएसटी में से कई लोग फिर से अलग हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आईएसआईएस के ही मिलिशिया थे। इन्होंने नई टोपी पहन ली, नया कपड़े पहन लिए एचएसटी के रेबल्स के, पर है तो ये रेडिकल मिलिशियाज ही। तो हो सकता है कि फिर से अलग हो जाए और फिर से लड़ाई चालू कर दे। अच्छा, इसराइल हो सकता है कि जाए ग्रेटर इसराइल की तरफ, क्योंकि इसराइल ने अब चालू कर दी है बॉम्बिंग करना, बहुत भयंकर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है। तो हो सकता है कि एक्सपेंड करे। और या फिर हो सकता है कि जो टर्की है, वो अपनी एचएसटी की फोर्सेस इस्तेमाल करे इसराइल के खिलाफ। हो सकता है कि इसी कारण से, इसी चीज को प्रोटेक्ट करते हुए इसराइल अभी हमला स्टार्ट कर दिया है, ताकि ये एचएसटी उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। और ईरान ईरान तो लूजर बन गया इस लड़ाई में, क्योंकि ईरान का पूरा कंट्रोल इस रीजन से खत्म हो चुका है। तो ये है मैप, और ये है ईरान, जो इस पूरे के पूरे रीजन को करता था कंट्रोल। यहाँ साउथ में देखें तो साउथ में यहाँ पे यमन था, यमन पे हूथी, अभी भी थोड़ा कंट्रोल है हूथी पे ईरान का। उसके ऊपर इराक, इराक में तो फिर भी इन्फ्लुएंस है। और सीरिया में जो गवर्नमेंट है, पहले कंट्रोल में थी ईरान के, फिर लेबनान या हिजबुल्ला, ये भी कंट्रोल में था ईरान के, अभी भी है। और फिर ये गाजा में हमास। हमास तो बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसराइल डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो हमास तो आप बोल सकते हैं कि अब किसी काम का नहीं, कंट्रोल खत्म हो गया, मतलब यहाँ से ईरान का। नॉर्थ में आए तो नॉर्थ में हिजबुल्ला, जो कि है तो बड़ी फोर्स, पर उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तो अभी ये काफी वीक हो गए हैं, उनको कुछ समय लगेगा रिकवर करने में, रीग्रुप करने में। तो अभी कुछ समय के लिए तो ईरान कंट्रोल से निकल गए। सीरिया सीरिया गवर्नमेंट ही गिर गई, तो पूरा का पूरा जो रीजन है वो ईरानी कंट्रोल से बाहर जा चुका है। तो अभी फिलहाल इस पूरे इलाके में ईरान काफी कमजोर हो चुका है। ऊपर कुर्दिस्तान है, वहां पे भी कंट्रोल नहीं है। तो सीरिया गिरने के बाद ईरान डायरेक्टली अब लेबनान में हिजबुल्लाह की हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसे ईरान एकदम से बैकफुट पे आ गया और इसराइल एकदम से फ्रंट फुट पे आ गया, सिर्फ सीरिया गिरने की वजह से। कैसे डायरेक्टली अब हेल्प करेगा, देखते हैं। वैसे तो अब बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो लैंड रूट था वो कट गया है। अच्छा, इससे फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ टर्की को, क्योंकि टर्की अब यहाँ पे अपना डोमिनेंस जमा पाएगा, अपने एचएसटी के थ्रू कंट्रोल कर सकता है वो भी तब जब एचएसटी कंटिन्यूअस सपोर्ट करे। वहीं इसराइल, सबसे खुश इसमें इसराइल हुआ है, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसराइल हमला करे, जो कि स्टार्ट कर भी दिया है, पर ग्राउंड ऑपरेशन करे और डेमेस्कस का बहुत सारा जो एरिया है उसको क्लेम करे। मुझे उम्मीद है आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।